कहानी की शुरुआत में हमें एज सिटी के काफी बड़े बिल्डिंग के ऊपर एक स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें एक कपल होता है जो कि कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उस लड़की की नजर आसमान के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा काले बादल इकट्ठा हो रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वो लड़का कहता है कि आखिर अचानक से आसमान में इतने सारे काले बादल क्यों जा रहे हैं, कि तभी वहां पर रेड पैनल में काफी ज्यादा वार्निंग्स आने लगती है। जिस रेड पैनल को देखने के बाद वो लड़का चौंकते उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम्हें आसमान में वो रेड बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तभी हमें आसमान में उन रेड बॉक्सेस का सीन दिखाया जाता है, जिसके के अंदर वार्निंग लिखकर आ रही होती है कि ये जो एयर है पूरी तरह से दूसरे डायमेंशन में जा चुका है। जो वाइट ब्रेकर है वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाए और जो मॉन्स्टर है वो जल्दी यहाँ पर आने वाले है। और इसी के साथ में जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाता है। वो लड़की उन वार्निंग्स को देखने के बाद कहती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आखिर किस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़के उस लड़की से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने रात में कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, जिस वजह से हमें अब भ्रम हो रहे हैं। लेकिन तभी जो काउंटडाउन है पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो आसमान में उसके अंदर एक पोर्टल खुलकर आने लगता है। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके के नजर उस पोर्टल के ऊपर पड़ जाती है। उस पोर्टल को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंके रहा होता है कि तभी उस पोर्टल में से एक जो मॉन्स्टर है सीधा आकर उस आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उस आदमी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा डर जाते और डरते हुए वहां से भागने लगते। उन्हें भागता हुआ देखकर वो जो मॉन्स्टर अपने वेपन का इस्तेमाल कर कर उन लोगों के ऊपर हमला कर कर उन लोगों में से दो लोगों को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और हमें उन दोनों कपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते कि तभी पीछे से वो जो लड़की वो लड़के को पुकारती उससे कहती कि मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको। लेकिन उस लड़की की आवाज सुनने के बाद वो जो मॉन्स्टर उनकी तरफ देखने लगता है और अपने वेपन को फिर से समन करते उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस चीज को लड़का देख लेता है उसे पता चल जाता है कि इस लड़के की वजह से वो जो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो लड़का है उस लड़की के ऊपर हमला करते उससे कहता है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, तुम्हारी वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। और उस लड़के के हमले की वजह से वो जो लड़की वहीं पर ही गिर जाती है। और जब वो लड़की उठकर पीछे मुड़कर देखती है तो हमें पता चलता है कि वो जो लड़का उस लड़की को वहीं पर ही छोड़कर चला जा चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो लड़की रोने लगती है कि तभी वो जो मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जैसे उस लड़के के सामने आ जाता है वैसे अपने वेपन का इस्तेमाल करते उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर का जो वेपन है वो लड़की को नहीं बल्कि जमीन से टकरा गया होता है। जिस चीज को देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि उस लड़की को बचाया होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, उसका नाम शेन जिन फेंग होता है जो कि लेवल 1 पर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वो जो लड़के अपने मन में कहती कि मैंने सचमुच में ये मान लिया था कि अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन इस लड़के ने मुझे बचा लिया। और साथ ही में उस लड़के की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के वेपन के ऊपर पड़ जाती है जो कि एक छोटा सा नाइफ होता है। जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि क्या तुम इस नाइफ का इस्तेमाल करती उस मॉन्स्टर को हराने के बारे में सोच रहे हो। वो जो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने दूर से अपने वेपन को फेंक कर दो लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर ध्यान न देते हुए काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से दो कार्ड्स को निकालकर सामने की तरफ फेंक देता है, जिसमें से एक जो कार्ड है वो उस मॉन्स्टर ने फेंके हुए स्पेयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो कार्ड है वो स्पेयर वाला कार्ड बन जाता है। और हमें दूसरे कार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर है वो अपने दो ही उंगलियों का इस्तेमाल करते उस कार्ड को पकड़ लेता है। उस कार्ड को पकड़ लेने के बाद वो जो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है, या कहो तो हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाने लगता है क्योंकि इस कार्ड से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ होता। जिस चीज को देखने के बाद वो लड़के भी काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते कि उसने तो उस कार्ड को पकड़ लिया, अब तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की किसी भी बात पर ध्यान
ध्यान नहीं दे रहा होता है कि तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस कार्ड की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो कार्ड चमक रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी उस कार्ड के अंदर से उसी के जैसा एक ट्रोल मॉन्स्टर बाहर निकलकर उसके सर को पकड़कर उसे धड़ाम से जमीन पर पटक देता, और इसी के वजह से वो जो ट्रोल मॉन्स्टर है उसका काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। उस ट्रोल मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर के कार्ड के अंदर से जो निकला और ट्रोल मॉन्स्टर फिर से उस कार्ड के अंदर चला जाता है, और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो मास्टर है वह मारा जा चुका है, जिसके वजह से तुम्हें थोड़ी सी एक्सपी और वो जो ट्रोल है उसका स्पीयर मिला है, और साथ ही में तुम्हें एक अवेकनिंग स्टोन मिलता है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को स्ट्रोल का टैलेंट भी मिलता है, जिसका कि नाम ब्लड फ्रेंजी होता है। अगर तुम्हारा एचपी 20 से भी कम होगा तब ये जो टैलेंट है वो ट्रिगर होगा, और एचपी जितना कम होगा उतने ही जो अटैक की पावर है वो बढ़ेगी। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि गहरी से सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि फाइनली हम बच गए। फिर वो खड़े होकर अपने कपड़े पहन लेते, कपड़े पहन लेने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुझे पुलिस को फोन लगाना है। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या तुम अभी भी इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हो, ये जो दुनिया है वो असली दुनिया से बिल्कुल अलग है, हम असली दुनिया में वापस नहीं जा सकते। इस दुनिया में, हमारे असली दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ पर पुलिस है, ना ही मिलिट्री है, ना ही यहाँ पर फोन चलता है, और ना ही यहाँ पर सिग्नल आता है, यहाँ तक कि यहाँ पर सोशल ऑर्डर भी नहीं है। यहाँ पर कुछ ह्यूमंस है जिन्हें की जबरदस्ती यहाँ पर खींच कर लाया गया है, और साथ ही में यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी है जो कि कभी भी कहीं पर भी आ जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती और कहती है कि अब मैं क्या करूं, ना ही मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग और ना ही मैं तुम्हारी तरह मैजिक जानती हूँ, अगर मेरा सामना एक और मॉन्स्टर से हो गया तो मैं डेफिनेटली मारी जाऊंगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एक स्टोन को उस लड़की के सामने करते हुए उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जिस चीज को देखने के बाद वो जो लड़की उस स्टोन को लेते है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर ये क्या है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि क्या अवेकनिंग स्टोन है, इस दुनिया में अगर तुम सबसे पहले किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो उसके पास से अवेकनिंग स्टोन मिलता है। इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम इसे डायरेक्टली खा सकती हो। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की चौंकते हुए कहती है कि क्या सचमुच में हम इसे डायरेक्टली खा सकते हैं, और अगर मुझे मॉन्स्टर से नहीं लड़ना होगा तो मुझे क्या करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस लड़के को एक तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक शेल्टर मिलेगा जहां पर तुम रह सकती हो, और इसके अलावा तुम इन सारी चीजों को ट्रेड भी कर सकती हो। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि इन चीजों को खरीदते और उनकी जो कीमत है वो भी काफी ज्यादा होती है, और इसके अलावा तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि इस 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सारे मॉन्स्टर्स को मैंने खत्म कर दिया, लेकिन वो कभी भी रिस्पॉन्ड हो सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम नहीं चलोगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए उस लड़की से कहते हैं कि मुझे अभी भी किसी को मारना है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में हमें बताने लगता है कि 3 दिनों पहले उसे भी इस दुनिया में खींच लिया गया था, और जैसे वो इस दुनिया में आया तो उसका सामना लेवल 1 के गॉब्लिन से हुआ। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो किस्मत थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि उसका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर से हुआ। अगर उसके जगह और कोई का पावरफुल मॉन्स्टर होता तो हमारा मेन कैरेक्टर कभी भी जिंदा नहीं बचता। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारता है तो उसे उसके अंदर से अवेकनिंग स्टोन मिलता है, जिससे कि खाने के इंस्ट्रक्शन सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। जिस अवेकनिंग स्टोन को जैसे हमारा मेन कैरेक्टर खा लेता है वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिलती है जो कि होते हैं मिरर इमेज कार्ड की, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने अपोनेंट को हरा कर उसे अपने इमेज कार्ड के अंदर स्टोर करके रख सकता है। हालांकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस स्किल के मदद से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो किसी भी मॉन्स्टर को अपने कार्ड के अंदर कैद करके रख सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। हमारे मेन कैरेक्टर को सबसे पहले उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करेगा तभी वो जो कार्ड है उस मॉन्स्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब चाहे हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस मॉन्स्टर को समन कर कर उस दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकता है। बस फर्क इतना होगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस मॉन्स्टर के जब जिंदा था उससे सिर्फ 50% पावर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जब वो मॉन्स्टर जिंदा था अगर उसकी स्ट्रेंथ 100 होगी तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी सिर्फ 50% ही पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल और अपने जो कार्ड होते हैं उनको अनलिमिटेड बार इस्तेमाल कर सकता है।
है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर ट्रोल मॉन्स्टर को अपने कार्ड के अंदर कैद कर लेता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर कभी भी उस ट्रोल मॉन्स्टर को समन कर सकता है। और इसी के साथ में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्टैट्स को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कम होते हैं। उसके सारे के सारे जो स्टैट्स होते हैं वो 1 पर होते हैं। जिन चीजों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मुझे अपनी स्किल तो मिले लेकिन मुझे अभी तक मेरी क्लास के बारे में पता नहीं चला, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर किस क्लास का है, मेज क्लास का है या फिर नेक्रोमेंसर क्लास का है, वो अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता होता। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहां पर एक और ट्रोल मास्टर आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफी तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने कार्ड का इस्तेमाल करते उस कार्ड को उस ट्रोल मास्टर की तरफ फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो ट्रोल मास्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तब उस कार्ड के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर ने कैद किए हुए ट्रोल मास्टर की जो इमेज है वो बाहर निकल कर उस असली वाले ट्रोल मास्टर के ऊपर हमला कर देती है। उस इमेज की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जो ट्रोल मास्टर है घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन कैरेक्टर जैसे किसी मॉन्स्टर को इमेज में कन्वर्ट कर लेगा वो बस उसकी 50% पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से जो असली वाला ट्रोल मॉन्स्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ट्रोल मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जो असली वाला मॉन्स्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के इमेज कार्ड वाले ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिस बात को हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता था, जिसके वजह से एक स्ट्रेटेजी अपनाता है। वो असली वाला ट्रोल मॉन्स्टर जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के नकली वाले ट्रोल मॉन्स्टर के करीब आता है, वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने ट्रोल मॉन्स्टर को वापस से अपने कार्ड के अंदर डाल लेता है, जिस वजह से ट्रोल मॉन्स्टर जो होता है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरे वाले कार्ड के अंदर से अपने स्पेयर को बाहर निकाल कर उसी स्पेयर से उस असली वाले ट्रोल मॉन्स्टर के गर्दन के ऊपर हमला कर उस ट्रोल मॉन्स्टर को वहीं पर ही खत्म कर देता है। उस ट्रोल मॉन्स्टर को मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो एक्सपी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उस ट्रोल मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जब तक मैं इस जगह पर जिंदा रह सकता हूँ तब तक मैं उस आदमी को ढूंढ सकता हूँ। अब हमारे मेन कैरेक्टर किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो वो हमें बाद में पता चलेगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से लगभग उस शेल्टर के पास पहुंच चुकी होती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें खत्म कर दिया होता है, जिस वजह से वो जो लड़की है वो काफी आसानी से उस शेल्टर तक पहुंच चुकी होती है। फिर वो जो लड़की उस अवेकनिंग स्टोन को देखते हुए कही थी कि उस समय में काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिसके वजह से उसने मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि उसने मुझे इतनी कीमती चीज भी दी, लेकिन मैंने उसे शुक्रिया अदा नहीं कहा। जब मैं अगली बार उससे मिलूंगी तब मैं उसे शुक्रिया अदा जरूर कहूंगी। वो लड़की ये सब सोच रही होती है कि तभी बाजू से एक ट्रक काफी तेजी के साथ आकर उस लड़की को टक्कर मार देता है, जिस वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहती कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं तो बस अभी अभी मौत से बचकर आई हूँ। फिर हमें उस ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के करीब पहुंचकर उसका जो अवेकनिंग स्टोन है उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी वो जो लड़की है वो भी उस ट्रक ड्राइवर को देख लेती है और उससे अपनी मदद करने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर है उसके कोई भी मदद कर नहीं करता और उसके अवेकनिंग स्टोन को उठाकर वहां से चला जाता है। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। फिर हमें उस ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहा होता है और उस अवेकनिंग स्टोन को पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा, ये जो दुनिया काफी ज्यादा वंडरफुल है। अगर मैं नशे में गाड़ी चलाऊं, किसी को टक्कर मार दो, उस जगह से भाग जाओ तो मुझे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती और इसके अलावा इंटरेस्ट के बारे में बताने की भी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं। और इसी तरह से वो जो ट्रक ड्राइवर जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हम एक पार्किंग के एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की किसी चीज से छुप कर बैठी होती है और अपने मॉम को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बार बार कॉल लगाने के बावजूद भी अपनी माँ को कॉल नहीं लगा पा रही होती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रोने लगती है। रोकते हुए कहती है कि आखिर क्यों मैं अपने माँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो लड़की ये सब सोच रही होती है कि तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आकर उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिसका क्या एहसास उस लड़की को भी हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को कुछ कर पाता उससे पहले वहां पर एक सोल्जर आकर उस ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है और जो सोल्जर उस लड़की से भी कहता है कि थोड़ा झुक जाओ। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है वो लेवल 1 का एक ह्यूमन होता है जिसका नाम लाउफी होता है और वो लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही खत्म कर देता है।
उस मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद जो लाफी वो कहता है कि मामूली लोगों को मारने के लिए एक या दो गोली काफी होती है, लेकिन इन जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी की पूरी मैगजीन खाली करनी पड़ती है। लाफी ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके पास वही बच्चे आकर लाफी से कहती कि मैं मेरे मॉम को कॉल नहीं लगा पा रही हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो लाफी उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो बच्ची, इस दुनिया में सेल फोन काम नहीं करती, जिसके वजह से तुम अगर अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश भी करोगे तब भी तुम अपनी माँ को कॉल नहीं लगा पाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ तक पहुंचने में मदद करूंगा। लाफी ये सब कह रहा होता है कि तभी दूसरा डेमन आकर लाफी के ऊपर एरो से हमला कर देता है, लेकिन लाफी के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज होने की वजह से जो लाफी उन सारे एरो से बचते हुए एक जो पिलर होता है उसके पीछे जाकर छुप जाता है और अपने पास एक स्मोक ब्लाउन निकल कर सामने की तरफ फेंक देता है और सामने की तरफ पूरा धुआं धुआं कर देता है। सामने की तरफ पूरी तरह से धुआं धुआं करने के बाद जो लाफी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो काफी आसानी से लाफी के हर एक बुलेट से बचते हुए अपने एरो से लाफी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लाफी इतने धुएं में इसलिए देख पा रहा होता है क्योंकि लाफी के पास एक स्किल होती है जिसके मदद से वो किसी भी एनिमी को कहीं पर भी छुपा हो काफी आसानी से देख सकता है। और उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से अपने बुलेट से बचता हुआ देखकर जो लाफी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो लाफी अपनी दूसरी स्किल जिसका के नाम साइलेंट स्टेप होता है, जिसके मदद से वो काफी ज्यादा साइलेंटली मूवमेंट कर सकता है, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो लाफी है उस मॉन्स्टर के दूसरी तरफ जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज होते हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर काफी आसानी से जो लाफी उसके हर एक बुलेट से बच जाता है। लाफी के हर एक बुलेट से बच जाने के बाद जो मॉन्स्टर छलांग लगाते हुए पीछे आ जाता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो जिस जगह पर खड़ा होता है उसके नीचे बिल्कुल लैंडमाइन होता है, यानी कि उसने लैंडमाइन के ऊपर अपना पैर रखा होता है, जिस वजह से वो जो लैंडमाइन है वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में जो वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जो लाफी वो कहता है कि फाइनली उसे मैंने मार दिया, लेकिन मेरी जो एमपी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इतना सोचने के बाद जो लाफी उस बच्ची से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे आसपास किसी भी तरह के मॉन्स्टर की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मुझे मेरी एमपी को रिकवर करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं लगातार मॉन्स्टर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। लाफी ऐसा सोच रहा होता है कि तभी उसके बाजू से एक कार काफी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगती है, जिस कार को देखने के बाद जो लाफी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये कार अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, अगर मैंने इस कार को डॉज किया तो ये जो कार है सीधा जाकर उस बच्ची से टकराएगी, जिसके वजह से उस बच्ची की मौत भी हो सकती है। जिस वजह से जो लाफी पूरी ताकत लगाते वो जो ट्रक है उसे रोकने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब होता जा रहा होता है, जिस वजह से जो लाफी है उस ट्रक के डायरेक्शन ही मोड़ देता है, जिस वजह से वो जो ट्रक है वो बच्ची के बिल्कुल बाजू से निकलकर सीधा एक दीवार से टकरा जाती है, जिस वजह से जो लाफी वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि उस ट्रक के साथ जो लाफी वो भी उस दीवार से टकरा जा चुका होता है। और ये ट्रक चलाने वाला और कोई नहीं, ये वही बंदा होता है जिसने कि पहले भी उस लड़की को मारा होता है। और वो उस ट्रक से बाहर निकल कर लाफी से कहता है कि तुम पागल कहीं कि तुम इस दुनिया में भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। उस आदमी को वहां पर देखने के बाद जो लाफी उस आदमी से कहता है कि मेरे पास जितनी भी चीजें उन सारी चीजों को तुम रख सकते हो, बस उस बच्चे को यहाँ से जाने दो। लाफी की ये बात सुनने के बाद वो जो आदमी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लाफी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बस किल करना और चोरी करना पसंद है, मैं इतना भी ज्यादा बेशर्म नहीं हूँ कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी करूँ। इतना कहने के बाद वो जो आदमी लाफी के गर्दन के ऊपर हमला कर देता है कि तभी पीछे से उसे किसी तरह की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ वहां से भागकर जा रही होती है, लेकिन वो जो आदमी वो बच्ची को पूरी तरह से इग्नोर कर देता और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं एक अनवेकन बच्चे को मारूंगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा घटिया पर्सन हूँ। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पीछे मुड़ते हुए कहता है कि लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे को मारने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इतना कहने के बाद वो जो आदमी अपने व्हीकल मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही एक कार को कंट्रोल करके उस कार को काफी तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर छोड़ देता है, ताकि वो जो कार है वो सीधा जाकर उस लड़की से टकरा जाए और उसकी मौत वहीं पर ही हो जाए। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इतनी स्पीड से अपनी तरफ आते हुए कार को देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुकी होती है कि तभी हमें उस कार को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर एक दीवार से टकरा जाते हैं। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि ये चेक करने के लिए आता है क्या वो लड़की मरी या नहीं, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उस जगह पर वो लड़की नहीं होती।
होती, जिसे देखने के बाद वो आदमी चौंकते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत फैसला किया था, क्या वो लड़की अवेकन है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज को दिखाया जाता है, जिसने की उस लड़की की जान बचा ली होती है। और वो जो मिरर इमेज है देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका होता है और अब वो लेवल 2 कंट्रोल स्पीयर में मिरर इमेज होती है। जिस मिरर इमेज को देखने के बाद वो जो आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तभी हमें उस मिरर इमेज के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे कर बाहर निकल रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद वो जो आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्टेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर लेवल 2 पर पहुंच चुका होता है, जिसके वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी 2 पर पहुंच चुकी होती है और बाकी के जितने भी स्टेट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो एचपी है वो पहले 10 थी लेकिन अब 20 हो चुकी है और एमपी भी पहले 10 थी अब 20 हो चुकी है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर इस आदमी से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते और आखिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे जानता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की जो बहन है वो घर पर वापस जा रही होती है। जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बातचीत कर रहे होते कि तभी पीछे से कोई कार काफी तेजी के साथ आकर हमारे मेन कैरेक्टर के बहन को टक्कर मार देती है। और वो टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि टक्कर की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के जो स्कूटर उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं और जो मेन कैरेक्टर की बहन है उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। लेकिन जो कार चलाने वाला होता है उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता, जिसके वजह से वो जानबूझकर हमारे मेन कैरेक्टर की जो बहन है उसके ऊपर बार बार गाड़ी चढ़ा रहा होता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर फोन पर बस यही चिल्लाता रहता है कि बहन क्या तुम ठीक हो, कि बहन क्या तुम ठीक हो। फिर हमें सीधा 3 महीनों के बाद का कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर आया होता है, क्योंकि उसके बहन को जिसने मारा होता है उसकी ही कोर्ट हियरिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो आदमी कोर्ट में सक्सेसफुली प्रूव कर देता है कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके वजह से जो कोर्ट है वो बाइज्जत उस आदमी को बरी कर देती है। और ये आदमी और कोई नहीं, ये वही आदमी जिसके के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी लगा हुआ है। कोर्ट के इस फैसले को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मारी, फिर जानबूझकर गाड़ी पीछे की और बार बार उसके ऊपर चढ़ा दी। और जब उसे कॉन्शियसनेस का सामना करने का समय आ गया तो उसे मेंटल इलनेस है, इसके वजह से उसे छोड़ा जा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू में बिल्कुल उस आदमी का पिता बैठा होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जिस चीज से तुम्हें फायदा होने वाला है उस चीज को जरा देखने की कोशिश करो। तुम्हारी बहन तो मारी गई, लेकिन तुम्हारी बहन की वजह से अब हमें काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि उस आदमी का साफ साफ कहने का ये मतलब है कि उसकी बहन मर चुकी है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कोई ना कोई मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान होगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा अभी भी हमें प्रेजेंट में देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में अपने मिरर इमेज से कहता है कि जाओ उसे मेरे लिए मार डालो। जिस बात को सुनने के बाद जो मिरर है काफी तेजी के साथ उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो आदमी वो भी अपनी स्किल व्हीकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए उस शैडो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो इमेज है वो छलांग लगाते ही उस कार से बच जाता है और ऊपर से ही अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिस स्पेयर को अपनी तरफ इतना तेजी के साथ आता हुआ देखकर वो जो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो जो आदमी वो अपने व्हीकल मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने काफी ज्यादा व्हीकल्स को लाकर खड़ा कर देता है, जिस वजह से वो जो स्पेयर है उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो काफी सारे व्हीकल्स को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से उस आदमी को उस जगह पर से हटने का काफी ज्यादा समय मिल जाता है। जिस वजह से वो जो स्पेयर है वो सारी गाड़ियों को चीरते हुए सीधा आकर एक दीवार से टकरा जाता है। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान से उस जगह पर देखता है जिस जगह पर वो स्पेयर घुसा होता है, उस जगह पर खून होता है, जिस खून को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये समझ जाता है कि जो वो आदमी उसे उस स्पेयर जरूर लगा होगा, लेकिन आखिर वो गया कहाँ पर। लेकिन तभी वो जो मिरर इमेज होती है उसे खांसने की आवाज आती है। जब वो उस तरफ देखता है तो वहां पर हमें लाफी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को या फिर कहो उस मिरर इमेज को वो जो आदमी हो जिस जगह पर होता है उसकी लोकेशन बता देता है। जिस लोकेशन के बारे में पता चल जाने के बाद जो वो मिरर इमेज और जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से हमें एक कार को काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। उस कार को वही आदमी चला रहा होता है, जो कि हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए अब कोई भी हेल्पर नहीं बचा है, जिसके वजह से अब मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। उस कार को इतनी तेजी के साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और जल्दी से अपने पास एक मिरर कार्ड को बाहर निकाल लेता और जो मिरर
मिरर कार्ड है उसकी एक खासियत होती है, वो जो मिरर कार्ड है वो अपने अपोनेंट की हूबहू एक कॉपी बना लेती है, लेकिन वो जो कॉपी होती है उसके अंदर जो असली अपोनेंट होता है उसके बस 50% ही पावर होती है। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने उस कार्ड को बाहर निकल लेता है, वैसे वो जो कार्ड है वो जो आदमी वो जिस कार को चला रहा होता है उस कार की मिरर इमेज बना लेता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो मिरर इमेज जो काफी तेजी के साथ जो असली कार है उससे जाकर टकरा जाती है। उन दोनों के बीच का टकराव इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस टकराव की वजह से आधी जो कार है वो पूरी तरह से दब जाती है, लेकिन इससे भी वो जो आदमी वो मरा नहीं होता, वो जल्दी से अपने कार में से बाहर निकलता है। लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी टक्कर की वजह से उस आदमी की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी जो एमपी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। वो अपनी एमपी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आते हुए उसके हाथों के ऊपर अपने पैर को जोर से मारता है, जिस वजह से उस आदमी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस आदमी से कहता है कि तुम्हें लोगों को मारना काफी ज्यादा पसंद है ना। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मिरर इमेज से बनाए हुए कार को वहां पर समन कर लेता है। उस कार को वहां पर देखने के बाद वो जो आदमी वो अपने मन में कहता है कि मुझे मेरे एमपी को रिकवर करने के लिए कुछ समय निकालना होगा। इतना सोचने के बाद वो जो आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस जगह पर है और उनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के एलाइट सबऑर्डिनेट्स है जो कि तुम्हें कभी भी कहीं पर भी ढूंढ कर मार सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि क्या ऐसा है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पिताजी के पास किस तरह के एलाइट सबऑर्डिनेट्स है। इतना कहने के बाद वो अपनी इमेज कार को काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। अपनी मौत को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद वो जो आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि रुको रुको, उस समय मैं नहीं गाड़ी चला रहा था बल्कि मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, और अभी जो मेरे पिताजी है वो एम्बर टावर में। अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे पिताजी से जाकर पूछ सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके किसी भी बात पर ध्यान न देते उसके ऊपर गाड़ी चलाकर उसे वहीं पर ही कुचल कर मार देता है। उसको खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि जिंदा रहने के लिए तुमने अपने बाप को भी भेज दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें भी ज्यादा दिनों तक तुमसे दूर नहीं रखूंगा, मैं उन्हें जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। उस कमीने को गाड़ी से कुचल देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है लाउफी के पास आता है, लेकिन जो लाउफी उसकी मौत हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बच्ची से कहता है कि जो लाउफी वो मारा जा चुका है, इस दुनिया में इसके जैसे अच्छे लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बच्ची है रोने लगती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कार्ड को निकाल कर जो लाउफी उसके स्किल्स को लेने लगता है, स्किल्स को लेते हुए लाउफी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे स्किल्स को ले रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लाफी के पास जितने भी स्किल्स होते हैं उन सारे के सारे स्किल्स को ले लेता है। उन स्किल्स को लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बच्ची से कहता है कि चलो मैं तुम्हें शेल्टर तक पहुंचा देता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बच्ची है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि नहीं भैया, मैं तो आपके साथ जाना चाहती हूँ। उस बच्ची की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बच्ची से कहता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक, और इसके अलावा जो लाफी उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, तो फिर आखिर में तुम्हें और खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बच्ची को शेल्टर तक लेकर आ जाता है, लेकिन शेल्टर के जो लोग होते हैं उस बच्ची को अंदर नहीं ले रहे होते, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि ये शेल्टर तो उन लोगों के लिए बनाया गया है ना जो कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जिस बात को सुनने के बाद वो जो आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हमने यहाँ पर किसी तरह की चैरिटी खोलकर नहीं रखी है, अगर तुम्हें किसी को शेल्टर के अंदर भर्ती करना है तो तुम्हें किसी तरह का ट्रीट करना होगा या फिर यहाँ पर क्लीनिंग और कुकिंग करनी होगी, बोलो तुम्हें इसमें से क्या मंजूर है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं मॉन्स्टर हंटिंग करूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बात सुनने के बाद वो जो आदमी वो अपने पास से कुछ क्वेस्ट बाहर निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक क्वेस्ट बचा है, जिसके क्या में लेवल 2 वाले इलाइट मॉन्स्टर को हराना होगा, लेकिन जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उस इलाइट मॉन्स्टर से तुम्हें मारे जाओगे, क्या तुम अभी भी इस क्वेस्ट को लेना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस क्वेस्ट को लेना चाहता हूँ, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस इलाइट मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से वहां पर रखे हुए डस्टबिन के पीछे छुप जाता है। उस डस्टबिन के पीछे छुप जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। सामने की तरफ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसको वो सेकंड लेवल वाला एलाइट मॉन्स्टर दिख जाता है।
है। लेकिन तभी उस सेकंड लेवल वाले एलाइट मॉन्स्टर के ऊपर कोई तो फल से हमला करता है, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेवल वाले एलाइट मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाली एक लड़की होती है, जिसे उस सेकंड लेवल वाले एलाइट मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखकर उसका साथी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम 3 लोग टीम बनाकर यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की उससे कुछ कहने वाले होते कि तभी उनका तीसरा साथी जो कि उल्टी बाल्टी होता है उनसे कहता है कि जरा उधर की तरफ देखो, उधर का जो धुआं था वो पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है। उसके इतना कहने के साथ ही हमें उस बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना ही सेकंड एलाइट मॉन्स्टर होता और ना ही उसकी डेड बॉडी होती है। इस बात को देखने के बाद वो जो लड़की उल्टी बाल्टी से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, जो सेकंड लेवल वाला एलाइट मॉन्स्टर उसके ऊपर हम कितना भी हमला करे तब भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लेवल है उससे कम है। वो लड़की इसके आगे कुछ कह पाती, उससे पहले जो सेकंड लेवल वाला एलाइट मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर कर्स का इस्तेमाल करती है, उसे एक मेंढक में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो सफेद कपड़ों वाला आदमी वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हमें उस मेंढक को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसी सफेद कपड़े वाले के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर वो जो सफेद कपड़ों वाला आदमी वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस मेंढक को बीच में से चीर देता है और उसे अपने टीममेट को मारता हुआ देखकर जो उल्टी बाल्टी उसे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि वही हमारे टीममेट है। इस बात को सुनने के बाद वो जो सफेद बालों वाला आदमी उस उल्टी बाल्टी से कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, वही मुझे काटने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। जिस बात को सुनने के बाद जो उल्टी बाल्टी और सफेद कपड़ों वाले आदमी से कहता है कि लेकिन आखिर तुमने उसे क्यों मारा, वो 20 सेकंड के अंदर फिर से नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिस बात को सुनने के बाद जो सफेद कपड़ों वाला आदमी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि बस बहुत हुआ, इसके आगे अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो उल्टी बाल्टी वो काफी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी जो सफेद कपड़ों वाला आदमी उसे किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उस जगह पर हमला करता है, लेकिन उस जगह पर पेड़ के टहने के अलावा कुछ भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद जो सफेद कपड़ों वाला आदमी वो कहता है कि मुझे लगा यहाँ पर मॉन्स्टर है, लेकिन मैं अब निराश हो चुका हूँ। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी जो उल्टी बाल्टी वो भी मेंढक पे बदल जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही में काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए चारों तरफ स्वॉर्ड स्लैशेस लगाने लगता है, जिस स्वॉर्ड स्लैशेस के बीच में वो मेंढक भी आ जाता है, जिस वजह से उस मेंढक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ में जो उल्टी बाल्टी उसका भी काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। लेकिन वो जो सफेद कपड़ों वाला आदमी वो अभी भी नहीं रुकता, लगातार इधर उधर स्लैशेस मारे जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे किसी का होने का एहसास उसे हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद वो जल्दी से पीछे मुड़कर सामने की तरफ काफी तेजी के साथ जाकर हमला करता है। लेकिन उसका हमला एक पिलर को जाकर लग जाता है और उसी के बाद जो एलाइट मॉन्स्टर होता है वो होता है, जिसे देखने के बाद जो सफेद कपड़ों वाला आदमी वो कहता है कि तेरे के मैं चूक गया। लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकाल कर उस सफेद कपड़ों वाले आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सफेद कपड़ों वाला आदमी जल्दी से पीछे हटते उसके हमले से बच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक मामूली से लकड़ी के टुकड़े से तुम मुझे हरा सकते हो। वो सफेद कपड़ों वाला ये सब हंसते हुए कह रहा होता है कि तभी वो जो एलाइट मॉन्स्टर अपने दूसरे किसी कर्स का इस्तेमाल उस सफेद कपड़ों वाले आदमी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और देखते ही देखते उसकी जो हालत है इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वहीं पर खून की उल्टियां करने लगता है। और ये सब वही एलाइट मॉन्स्टर कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी दूसरी स्किल का उसके ऊपर इस्तेमाल किया होता है, जिसके वजह से उसका जो एमपीओ काफी ज्यादा तेजी के साथ घटेगा और हर 30 सेकंड के अंदर उसे काफी बड़ा झटका लगेगा, जिसके वजह से उसे ज्यादा दर्द होगा और हर 5 सेकंड के बाद उस झटके का जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा। इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाने के बाद उस सफेद कपड़े वाले आदमी को भी पता चल जाता है कि अभी के समय में उस एलाइट मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, वजह से वो जो है वो काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। वो ये सब कहते हुए आगे बढ़े रहा होता है कि तभी हमें उसके पीछे थर्ड लेवल वाले उसे एलाइट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि नाच रहा होता है कि तभी उसे भी पता चल जाता है कि वो जो सफेद कपड़े वाला आदमी वो भाग रहा है, जिसके वजह से वो उसी कर्स का इस्तेमाल करते हुए सफेद कपड़े वाले आदमी को भी मेंढक में बदल देता है, जिसे देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आया हो। तो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम्हें दूसरी जगह पर जाना है तो तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। जिस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से उस दरवाजे को खोलते हुए उस पोर्टल के अंदर से दूसरी जगह पर चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और आदमी को दिखाया जाता है, जो कि किसी और जगह पर का दरवाजा खोल रहा होता है। उस दरवाजे को खोलते हुए जो आदमी काफी ज्यादा खतरनाक सी मुस्कान दे रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर से सीन
चेंज होकर हमें एक बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेवल 3 वाले स्नो मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनमें से एक स्नो मॉन्स्टर एक पेड़ की तरफ लगातार घूरे जा रहा होता है, लेकिन वो उस पेड़ को इग्नोर कर कर वहां से चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस पेड़ के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर की मिरर इमेज बैठी होती है, जो कि वहीं पर ही पड़े हुए बर्फ को उठाकर उसका बर्फ का गोला बनाकर उस स्नो मॉन्स्टर को ऊपर फेंक कर मारता है, जिस वजह से जो स्नो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर से घूमकर काफी तेजी के साथ आकर लगातार उस पेड़ के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज को दिखाया जाता है, जो कि उस पेड़ के पीछे बैठा होता है, लेकिन वो वहां पर चुपचाप से नहीं बैठा होता, बल्कि वो सही समय आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे उसे सही समय मिलता है, वैसे वहां पर से बाहर निकलकर ओ जो लेवल 3 वाला स्नो मॉन्स्टर उसके गर्दन काट कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और इसी तरह से जो हमारे मेन कैरेक्टर का मिरर इमेज होता है, उस बर्फीले इलाके के अंदर स्नो मॉन्स्टर के लाशें बिछा देता है, लाशें। और इतने सारे स्नो मॉन्स्टर्स को हरा देने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज हो कहते कि इन लोगों को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सेल है। मुझे बस सही समय आने का इंतजार कर कर उनके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमला करना और एक ही हमले के साथ ये लोग मारे जाते हैं। अभी हमें साफ साफ ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये मिरर इमेज बोल सकती है या फिर इस मिरर इमेज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर है, वो हमें आगे पता चल जाएगा। और जो मिरर इमेज है वो अपने हाथों में पकड़े वेपन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि फाइनली मुझे एक अच्छा सा वेपन मिला है जिसके मदद से मैं किसी भी एनिमी को मार सकता हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर में गुफा का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर वो जो स्नो मॉन्स्टर होता है उनका बॉस छुपा होता है, जिससे कि हमारे मिरर इमेज को मारना होता है। फिर हमें हमारे मिरर इमेज को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्किल जिससे कि वो गायब हो सकता है, उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस गुफा के अंदर आ जाता है। इस गुफा के अंदर आ जाने के बाद वहां पर दिख रहे स्नो मॉन्स्टर्स को देखने के बाद वो कहता है कि इसके अंदर इतने भी ज्यादा स्नो मॉन्स्टर्स नहीं बचे हैं, और इसके अलावा जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे मुझे स्नो मॉन्स्टर्स का बॉस मिलेगा। इतना कहने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज जो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए स्नो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते, लेकिन इस बार का जो मिरर इमेज का हमला होता है इतना भी ज्यादा फैटल नहीं होता, जिस वजह से वो जो स्नो मॉन्स्टर नहीं मारा जाता। लेकिन इस बार से जो स्नो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से जोर से दहाड़ता है, जिस दहाड़ के वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चली जाती है, और जो वो स्नो मॉन्स्टर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मिरर इमेज को दिखाया जाता है, उस दहाड़ के इम्पैक्ट की वजह से जो मिरर इमेज उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो स्नो मॉन्स्टर है वो हमारे मिरर इमेज के ऊपर आइस से हमला कर देता है, और जो आइस है सीधा आकर मिरर इमेज से टकरा जाता है, जिस वजह से हमारे मिरर इमेज का जो एचपी वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। एचपी को लो होता हुआ देखकर जो मिरर इमेज हो जल्दी से अपने पास से एक हीलिंग पोशन को निकालकर उसे पी लेता है, और इस हीलिंग पोशन को पी लेने के बाद जो मिरर इमेज है उसका एचपी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो काफी तेजी के साथ उस स्नो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो स्नो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर आइस से हमला करने लगता है, और वो जो स्नो मॉन्स्टर हमारे मिरर इमेज के ऊपर आइस से हमला कर रहा होता है, वो जो आइस है वो हमारे मिरर इमेज को चीरते हुए दूर जा रहे होते हैं, लेकिन इससे मिरर इमेज को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उन आइस के हमले को झेलते हुए जो मिरर इमेज है उस स्नो मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो वो मिरर इमेज स्नो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्नो मॉन्स्टर है उसने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली होती है, जिसके वजह से उसके ऊपर किए गए मिरर इमेज के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, जिसे देखने के बाद जो मिरर इमेज है अपने डैगर को बाहर निकालकर उस डैगर का इस्तेमाल करते हुए स्नो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी वो जो शील्ड है उस डैगर को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो मिरर इमेज है और भी ज्यादा फोर्स लगाते हुए शील्ड को तोड़ देता और सीधा जाकर स्नो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और हमारे मिरर इमेज का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके एक हमले के साथ वो जो स्नो मॉन्स्टर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन उस स्नो मॉन्स्टर के हमले हेड ऑन लेने की वजह से जो मिरर इमेज है उसका जो एचपी वो काफी ज्यादा कम होने लगता है, जिसके की जो सिस्टम है बार बार अर्निंग दे रहा होता है। लेकिन तभी हमें उस मिरर इमेज को दिखाया जाता है जिसको किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो हमें वहां पर लेवल 10 के स्नो आई बॉस को दिखाया जाता है, जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। और बॉस मॉन्स्टर को वहां पर देखने के बाद जो मिरर इमेज जो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो बॉस मॉन्स्टर है वो हमेशा केव के गहराई में रहता है, तो फिर आखिर ये बाहर कैसे निकल आया।